हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 अप्रैल को हमारा प्रीलिम्स होने वाला है और उसी के रिगार्डिंग हमारी ये सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसमें मैं आपको यूनिट 1 का जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसका टॉपिक वाइज रिवीजन करवा रहा हूं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं, यानी वो प्रश्न जो एग्जाम में आने की संभावना है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस को देखा था और आज हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वैदिक सिविलाइजेशन के। ठीक है, और अभी मैं आपको बता दूं कि यूनिट 1 की एक मैराथन भी आएगी मेरी, और उसमें एमसीक्यूज भी रहेंगे और एक हमारी जो कंटेंट वाली मैराथन वो भी रहेगी। ये टॉपिक वाइज मैराथन भी, टॉपिक वाइज सीरीज भी है और मैराथन अलग रहेगी। तो इसमें आज हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अभी स्टडी आईक्यू की एक सेल चल रही है। उस सेल का नाम है सफलता महोत्सव 200+ सिलेक्शन। क्या है ये सफलता महोत्सव? देखिए, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया स्टडी आईक्यू के, इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन मिलाकर 200+ सिलेक्शंस हुए हैं और इसी को एक सेलिब्रेशन के तौर पर स्टडी आईक्यू अपने स्टूडेंट्स के लिए एक ऑफर चला रहा है, जिसमें एक तो 60% का ऑफ आपको मिल रहा है, साथ साथ इसमें आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है। तो ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए, तो आप इसे इनरोल कर सकते हैं और अपने मन चाहे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए प्रश्नों को देखते हैं। तो लगभग मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा जिनको अगर आप टॉपिक वाइज देखते हैं तो वो पूरा टॉपिक आपके कवर होने की उम्मीद रहेगी। आइए पहला प्रश्न इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा इसमें, जिसमें पूछा गया है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत वेदों से होती है। 4 हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें उन्होंने पूछा है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, हाउ मेनी मंडल्स आर देयर इन द ऋग्वेदास। तो आप सबको पता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। याद रखिएगा, ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल हैं। लेकिन जब आप ऋग्वेद को पढ़ रहे हो तो इसके साथ कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है। जैसा कि आपको भी कुछ दिन पहले ही मैंने ऋग्वेद बताया था और उसके बारे में आपको बताया था कि ऋग्वेद में सबसे पहले आपको याद रखना है कि 10 मंडल हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में 10,462 ऋचा, या जिसे हम मंत्र कहते हैं, ऋचाओं की जगह पर याद रखिएगा मंत्र आ सकता है, और कहीं कहीं ये 10,462 की जगह 10,580 भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो 85 आपको बताना अनुवाक है, 8 अष्टक हैं। 8 अष्टकों की संख्या ऋग्वेद में कितनी? 8 है। और अध्याय पूछे जाए तो 64 अध्याय हैं। तो इस तरीके से ये डाटा आपको ऋग्वेद में अगर आप याद रखते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से इसको पूरा याद रख सकते हैं। सूक्तों में 2 तरह के सूक्त हैं। 1017 आपके सामान्य सूक्त हैं, प्लस इसमें 11 वालखिल्य सूक्त हैं। तो अगर आप ये याद रखते हैं तो यकीन मानिए तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता। तो ऋग्वेद में कितने वालखिल्य सूक्त हैं? 11। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो गया और इसके साथ ये सारी चीजें हम लोगों ने याद कर ली। 8 अष्टक, 64 अध्याय, 10 मंडल, 10,462 मंत्र और 85 अनुवाक। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक आर्यों का प्रारंभिक निवास क्षेत्र क्या था? क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो विच रीजन इज कंसिडर्ड द अर्ली सेटलमेंट एरिया ऑफ वैदिक आर्यंस। तो जो वैदिक आर्यंस थे उनका प्रारंभिक निवास क्षेत्र कौन सा था? अगर हम ऑप्शंस को देखें, गंगा घाटी, सप्त सिंधु, दक्कन, नर्मदा घाटी, मुझे लगता है इस ऑप्शन को देख के बच्चे हमेशा से अच्छा आंसर निकाल लेंगे। इसका सही आंसर है सप्त सैंधव रीजन, जिसे हम बोलते हैं। तो थ्योरी बेसिकली ये चलती है कि जो हमारा मिडिल एशिया था, ये मिडिल एशिया हो गया है। ठीक है, मिडिल एशिया से आर्यंस हिंदुस्तान में आते हैं और आर्यंस सबसे पहले जिस रीजन में सेटल्ड होते हैं उस रीजन का नाम था सप्त सैंधव प्रदेश। तो आर्यन भारत में सबसे पहले जिस रीजन में सेटल्ड होते हैं सप्त सैंधव प्रदेश, या ऑप्शन में इसमें पंजाब आपको मिलेगा। हालांकि ये 7 नदियों की भूमि है जिसमें आकर आर्यों ने सबसे पहले बसे थे। तो ये सप्त सैंधव रीजन है, इसमें 7 नदियां हैं। अगर हम सिंधु नदी को मिला दें और हम सरस्वती नदी को मिला दें और 5 पंजाब की नदियां,
तो सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, व्यास है और सरस्वती। यानी 7 नदियों की भूमि, सिंधु से लेकर सरस्वती और बीच में 5 पंजाब की नदी है। इस पूरे रीजन को सप्त सिंधु प्रदेश कहते थे। इस रीजन की शुरुआत अफगानिस्तान से होती थी, क्योंकि इसमें अफगानिस्तान की भी कुछ नदियां इंक्लूड हो जाती थी, क्योंकि वो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और अफगानिस्तान से लेकर पंजाब तक का ये बेल्ट था। यहीं पर इसी रीजन में ये माना जाता है कि इसी रीजन में ऋग्वेद की रचना हुई है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई है, तो आपको बताना है सप्त सिंधु प्रदेश में लगभग 1500 से लेके 1000 बीसी के मध्य जो है ऋग्वेद लिखा गया है। इसीलिए, या इस पीरियड की जो जानकारी ऋग्वेद में है, इसीलिए इस कालखंड को जो हम पढ़ते हैं इसे ऋग्वैदिक काल पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल को इसी रीजन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सप्त सिंधु रीजन। लेकिन जब आर्यन आगे बढ़ते हैं लेटर वैदिक पीरियड में, तो लेटर वैदिक पीरियड में आर्यन थोड़ा यहां से मूव कर जाते हैं और वो 2 नदियों की भूमि को अपना क्षेत्र बना लेते हैं, एक गंगा और यमुना। तो यदि अगर ये पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का निवास कहां था, याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल में आर्यों का निवास क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है गंगा यमुना का दोआब। गंगा यमुना का दोआब उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य निवास हो जाएगा। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर क्या है, तो याद रखिएगा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? इन विच वेदा इज द गायत्री मंत्रा फाउंड? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। पीवाईक्यू से लेके कितने भी स्टेट एग्जाम हमारे यहाँ होते हो, वनडे एग्जाम हमारे यहाँ होते, सब में ये पूछा जाता है। आइए इस प्रश्न के आंसर को देखते हैं। अब इसमें क्योंकि वेद पूछा गया है तो आप आसानी से बता सकते हैं ये है ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद में भी मंडल है। याद रखिएगा, तो ऋग्वेद का एक मंडल है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। तो ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो है, इसकी रचना की है किसने? ऋषि विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ऋषि द्वारा ये लिखा गया है। और विश्वामित्र ऋषि द्वारा जब इसे लिखा गया तो इसी मंडल में लिखा हुआ है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र किसने लिखा है? एक क्वेश्चन तो आपको बताना है कि गायत्री मंत्र लिखा है ऋषि विश्वामित्र ने। दूसरा प्रश्न है गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तीसरे मंडल में। किस वेद में है? ऋग्वेद में। एक और क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो याद रखिएगा सविता या सूर्य को समर्पित है। किसको समर्पित है? सविता या सूर्य नामक देवता को समर्पित है। ठीक है, तो गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये जो गायत्री मंत्र है ये सविता जो सावित्री के पति हैं यानी सूर्य को समर्पित है। याद रखिएगा तीसरा मंडल विश्वामित्र ऋषि और ऋग्वेद। तो आई होप आपको ये अच्छे से याद रहेगा। विश्वामित्र ऋषि बहुत ही फेमस थे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा ऋग्वेद के तीसरे मंडल से रिलेटेड है। ये सब बहुत ही ज्यादा पीवाईक्यू में पूछा गया किस देवता को समर्पित है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्व। अब उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछ लिया है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्व किस देवता को दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसके आंसर को देखते हैं। इसमें एक ऑप्शन में दिया है वरुण है, अग्नि है, इंद्र है, सोम है। तो क्या सही आंसर होगा? तो मुझे लगता है इस प्रश्न का आंसर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ऑलरेडी पता है, बस इसको थोड़ा सा अच्छे से देखने की जरूरत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंद्र। देखिए ऋग्वेद जो है, ध्यान से सुनिएगा, ऋग्वेद में जिस शब्द का उल्लेख या जिसके लिए सूक्त जितने ज्यादा आए हैं उसी का महत्व सबसे ज्यादा बताया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए, याद रखिएगा, इंद्र के लिए 250 सूक्त हैं। और अगर आपको पता हो मेरी बात, तो मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था, दोबारा बता देता हूं। एक सूक्त में कहीं कहीं पर 3 मंत्र हैं और कहीं कहीं पर 100 मंत्र हैं, इसीलिए सूक्त कम है और मंत्रों की संख्या ज्यादा है। ऋग्वेद का सर्वाधिक प्रतापी शक्तिशाली देवता कहा गया इंद्र को। 250 सूक्तों का प्रयोग किया गया है इंद्र के लिए ऋग्वेद में। और इंद्र को इंद्र को क्या क्या कहा गया है? तो इंद्र को वर्षा का, प्रकाश का, युद्ध का देवता कहा गया है। तो इंद्र को वर्षा का, प्रकाश का, ठीक है, युद्ध का देवता कहा गया है। और इंद्र के अगर अन्य नामों की बात करें, बहुत सारे नाम हैं इंद्र के, उन नामों में आपको कुछ नाम याद रखने हैं। तो एक इंद्र का नाम है अत्यधिक सोमपान पीने के कारण सोमापा। ठीक है, सची उनकी पत्नी है इसलिए उनको कहते हैं सचीपति।
इसके अलावा उन्हें पुरंदर कहा जाता है, पुरों को नष्ट करने वाला। इसके अलावा याद रखिएगा इंद्र को मध्वा कहा जाता है। इसके अलावा एक बृहत्तासुर नामक राक्षस की हत्या की थी, इसलिए बृहत्तासुर हंता कहा जाता है। तो ये किसके नाम है? याद रखिएगा ये इंद्र के नाम है, जो ऋग्वैदिक काल का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी देवता था। वहीं अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा इंद्र। वहीं अग्नि की बात करें तो इनका सेकंड स्थान है, वरुण का थर्ड स्थान है। तो ऋग्वैदिक कालीन 3 बड़े देवता हैं, इंद्र, अग्नि और वरुण। ठीक है, सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। 9th मंडल पूरा का पूरा सोम देवता को समर्पित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक समाज का प्रमुख व्यवसाय क्या था? What was the chief occupation of ऋग्वैदिक पीपल? अच्छा क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल दोनों का आप कंपैरिजन कर सकते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो आइए इस प्रश्न के सही आंसर को देखें। इसका जो सही आंसर है वो पशुपालन है। पशुपालन। देखो जरा, जब हम वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता को जब हम पढ़ते हैं तो वैदिक सभ्यता के 2 पार्ट हैं। एक है ऋग्वैदिक काल और एक है जिसे हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। अगर आपको पता है तो दोनों में कुछ कॉमन बातें थी। नंबर 1, पहली कॉमन बात यह है कि इस काल में आर्यन जो थे वो अस्थायी निवास करते थे, उनके पास परमानेंट निवास नहीं था। ठीक है, यहां पे एक चीज आ जाएगी कि वो स्थायी हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर वो अस्थायी निवास करते थे, इसीलिए उनका मेन ऑक्यूपेशन, याद रखिएगा, उनका जो मुख्य पेशा है या जो उनका मुख्य कार्य है वो क्या था? याद रखिएगा वो पशुपालन था, ना कि कृषि। क्या था? पशुपालन। जबकि उत्तर वैदिक काल में क्योंकि वो स्थायी हो जाएंगे तो उनका जो मुख्य पेशा है वो चेंज हो जाएगा, मुख्य पेशा हो जाएगा कृषि। यहां पर कृषि उनका दूसरा कार्य है। ठीक है, उनका जो दूसरा कार्य है यानी दूसरा पेशा क्या है? तो दूसरा पेशा यहाँ पे वो खेती बाड़ी करते हैं यानी कृषि करते हैं। वहां पे मुख्य पेशा क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। और दूसरा पेशा क्या हो जाएगा? तो दूसरा पेशा हो जाएगा पशुपालन। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है? इसका बहुत बड़ा कारण है अस्थायी और स्थायी होना। ठीक है, तो यहां पर ऋग्वैदिक काल में जब वो सप्त सैंध प्रदेश में आए तो वो अस्थायी थे, लेकिन जब वो गंगा घाटी में गए तो वहीं सेटल्ड हो गए। इसीलिए ऋग्वैदिक समाज का प्रमुख व्यवसाय अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा पशुपालन। अगर उत्तर वैदिक समाज का पूछा जाए तो आपका आंसर होगा मुख्य पेशा कृषि होगा। अगर इसको मुख्य पेशा की जगह यह पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो आपको पशुपालन बताना है। उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ऐसा कोई पीवाईक्यू नहीं होगा वैदिक सभ्यता का जिसमें ये नहीं मिलेगा, या भारत के इतिहास के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछा गया होगा। इन ऋग्वैदिक पीरियड निशा का रेफर्ड टू, एक टैक्स का नाम था, एक स्वर्ण आभूषण या विनिमय का माध्यम, हथियार था या भूमि माप थी। तो आंसर तो आपको भी पता है कि क्या था, तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है वो है गोल्ड ऑर्नामेंट। आपको याद रखना है कि निष्क बेसिकली, एक तो याद रखना है ये गोल्ड का बना था, दूसरा याद रखना है इसमें 7 लड़ियां थी, 7 लड़ियां वाला, और तीसरा याद रखना है ये हार, गले में पहना जाने वाला। 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है कि निष्क कहां पहनते थे, याद रखिएगा, तो निष्क गले में पहना जाने वाला हार था। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्योंकि ये विनिमय का भी इस समय माध्यम होता था, देखिए विनिमय में क्या क्या चीजें चलती थी। विनिमय में एक तो चलता था काऊ, हॉर्स, गोल्ड, और उससे पहले तो बार्टर सिस्टम ही आता था। बार्टर सिस्टम का मतलब है आपके पास जो सामान है वो दे दो, उसके अलावा ये सारी चीजें विनिमय में यूज होती थी। तो याद रखिएगा निष्क जो है क्या होता था, स्वर्ण आभूषण था। हालांकि उत्तर वैदिक काल में हमें 2 चीजें और देखने को मिलती हैं, या एक बोल सकते हैं, एक नया शब्द देखने को मिलेगा जिसका नाम है सतमान। सतमान बेसिकली चांदी का बना था। तो आप याद रखिएगा सतमान चांदी के लिए, चांदी के सिक्कों के लिए प्रयोग होता था, और निष्क जो है वो सोने के लिए प्रयोग होता था। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है त्रयी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रयी शब्द, द टर्म त्रयी इज यूज्ड फॉर विच वेदास? त्रयी शब्द किन वेदों के लिए प्रयुक्त होता है? तो क्या है ये त्रयी? तो त्रयी का आंसर ढूंढते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले तो आंसर ही निकालना इंपॉर्टेंट होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो देखिए हमें अथर्ववेद को इसमें छोड़ देना है, तीन वेदों के समूह को। ठीक है, ये तीन वेद कौन से हैं? ऋग्वेद है, सामवेद है और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तीन वेदों के समूह को याद रखिएगा। तीन वेदों के समूह को वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वेद त्रयी। तो वेद त्रयी कहा जाता है और इसमें अथर्ववेद नहीं आता। और इसका मैं आपको कई बार मीनिंग समझा चुका हूं, क्योंकि ये जो तीनों वेद हैं, तीनों के तीनों, ये पारलौकिक ज्ञान से संबंधित हैं। पारलौकिक ज्ञान कह लो या ईश्वरीय ज्ञान से संबंधित है, यानी ये देवताओं से संबंधित है, देवताओं की बात करते हैं। जबकि जो अथर्ववेद है हमारा, अथर्ववेद किसकी बात करता है? मनुष्य की बात करता है, मानवीय समस्याओं की बात करता है, सांसारिक जीवन की बात करता है, इस लोक की बात करता है। तो याद रखिएगा इन तीनों वेदों में परलोक या पारलौकिक जीवन की बात है या देवताओं की बात है, इसीलिए इन तीनों वेदों को एक साथ वेद त्रयी कहा जाता है। जबकि अथर्ववेद सांसारिक जीवन की बात करता है, भौतिक जीवन की बात करता है, मानवीय समस्याओं की बात करता है। इसीलिए इन तीनों चारों जो वेद है हमारे, चारों वेदों में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है ये। ठीक है, ये मानवीय वेद है। अगर आपको भूत प्रेत लग जाए तो किस वेद में इलाज मिलेगा? अथर्ववेद। अगर आपको प्यार हो जाए तो किस वेद में इलाज मिलेगा? अथर्ववेद। अगर आपको इस सांसारिक जीवन से कुछ भी है तो आपको उसका समस्या इसी में मिलेगा। अगर आपको खेती बाड़ी की समस्या है तो आपको इसी में उपचार मिलेगा। इसीलिए इसे लोकप्रिय वेद, सबसे श्रेष्ठ वेद, मानवीय वेद, भौतिक वेद कहा जाता है। अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं आता। द राइट आंसर इज। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां मैं बता दूं, मैंने अपने सेशन में भी बताया, दोबारा बता दूं, वेदों के सही क्रम में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आता है। सामवेद यजुर्वेद के बाद आता है, सही क्रम पहले बता चुका हूं उसको मैं। अथर्ववेद का मुख्य संबंध क्या है? देखिए अभी जो मैंने इतनी रामायण आप लोगों को सुनाई वही इसका आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन में है क्या। तो ऑप्शन में तो दिया होगा म्यूजिक है, नहीं। क्या यज्ञ विधि है? नहीं। क्या है? जादू, टोना, औषधि, लोक विश्वास, यानी जितनी भी मनुष्य से संबंधित समस्याएं हैं वो किस में मिलेंगी? याद रखिएगा वो अथर्ववेद में मिलेंगी। जादू, टोना, प्यार, मोहब्बत, ठीक है, लोक विश्वास, औषधि, सब कुछ अथर्ववेद में है। ठीक है, याद रखिएगा। म्यूजिक का वेद कौन सा है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। यज्ञ विधियां, यज्ञ बनाने के जितने भी या यज्ञ में पढ़े जाने वाले जितने भी मंत्र हैं उनका संबंध किससे है? यजुर्वेद से है। ठीक है, याद रखिएगा। और दर्शन जो है वो उपनिषदों में मिलता है। नासदीय सूक्त, ये एक बेहद ही शानदार प्रश्न है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिए। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मेरी लिस्ट में। हो सकता है इस साल आपको ये देखने को मिले और आपका चेहरा खिल जाए। नासदीय सूक्त किस वेद में मिलता है? द नासदीय सूक्त इज फाउंड इन विच वेदा? तो इसका जो आंसर है वो है ऋग्वेद। सवाल ये उठता है कि कुछ लोग इसे नदीय सूक्त समझ लें। नदी सूक्त अलग है बेटा। देखो एक है पुरुष सूक्त, एक है नदी सूक्त और एक है नासदीय सूक्त। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है क्या है। ये तीनों सूक्तों का उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। किसमें मिलता है? 10वें मंडल में। इसमें क्या है? इसमें वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति है। चारों वर्ण कैसे उत्पन्न हुए इसकी जानकारी जो है इसी में बताई गई है। ब्रह्मा जी के मुख से वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति, चारों वर्णों की उत्पत्ति पुरुष सूक्त में बताई गई है। नदियों की चर्चा, जो ऋग्वैदिक नदियां थी, कौन कौन सी नदियां थी, कौन सी पवित्र थी, कौन सी कैसी थी, इन नदियों की चर्चा नदी सूक्त में है। नासदीय सूक्त में क्या है, या जो हम देख रहे हैं ये वाला नासदीय सूक्त जो ऋग्वेद में बताया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया गया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किसमें मिलता है?
तो याद रखिएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत नासदीय सूक्त में मिलता है, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है। पुरुष सूक्त कहता है कि एक परम पुरुष थे जिनके शरीर के 4 अंगों से 4 व्यक्तियों का जन्म हुआ। मुख से ब्राह्मणों का, या आप सिर से बोल सकते हैं, भुजाओं से क्षत्रियों का, उदर या जंघा से वैश्य का, और पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। सर्वप्रथम शूद्र शब्द भी ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति, नासदी सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति है जो यहां बता दिया, नदी सूक्त में नदियों की चर्चा है। याद रखिएगा ऋग्वेद का 10वां मंडल बहुत ही फेमस है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये सब कुछ देखने को मिलता है। आजकल नए पैटर्न के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋत की अवधारणा किससे संबंधित? द कॉन्सेप्ट ऑफ ऋता इज एसोसिएटेड विद, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस में हमको चुनना पड़े तो बहुत ही सरल है। ब्रह्मांडीय नैतिक व्यवस्था, कॉस्मिक एंड मोरल ऑर्डर, मतलब जो कुछ इस संसार में है वो सब कुछ वैसे ही चलता रहे जैसा नेचर ने प्रकृति में बनाया, उसे ऋत कहते हैं। यानी प्रकृति के नियमों के अनुरूप संतुलन, या प्रकृति द्वारा संतुलन बनाना, इसको ऋत कहा जाता है। ये कहा गया है कि आप किसी भी चीज को बदल सकते हैं, किसी भी चीज से छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन आप ऋत के नियमों को नहीं बदल सकते। ऋत के नियम क्या है? जैसे सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, दिन होना, रात होना, मौसम परिवर्तित होना, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में हो रहा है वो ऋत है। इसीलिए इससे एक प्रश्न भी बनता है, एक देवता है उन्हें ऋतस्य गोप कहते हैं। ऋतस्य गोप कहा जाता है, बहुत ही पॉपुलर है, उनका नाम है वरुण, क्योंकि प्राकृतिक संतुलन का देवता माना गया है वरुण देवता को। वरुण देवता को ऋतस्य गोप भी कहते हैं। ऋत एक टॉपिक भी है, उससे रिलेटेड प्रश्न पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा। फिलहाल क्या है, ब्रह्मांडीय नैतिक व्यवस्था को ऋत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्या कहलाते हैं? धर्म है, अर्थ है, काम और मोक्ष है। तो ये तो सरल है, लेकिन इनसे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं और भी डीप में जब हम जाएंगे तो और भी प्रश्न लेकर आऊंगा मैं आपके लिए इस टॉपिक के, टेंशन मत लीजिए आप। वेदांग है, पुरुषार्थ है, आश्रम है या संस्कार है, तो आप सबको समझ में आ गया होगा, ये चारों कहलाते हैं पुरुषार्थ। भारतीय वैदिक साहित्य में 4 पुरुषार्थों की चर्चा है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को, याद रखिएगा, निर्धारित करते हैं, पुरुषार्थ कहलाते हैं। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये आपके पता ही होगा इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न गोत्र, अगला क्वेश्चन दिया गया है, गोत्र की अवधारणा का संबंध किससे है? गोत्र की अवधारणा का संबंध किससे आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर है, देखिए गोत्र मतलब होता है वंश कुल की पहचान। देखिए 2 चीजें होती थी, एक होता था पहले, अगर कभी पूछा जाए गोत्र शब्द सर्वप्रथम किस वेद में आया है, तो सर्वप्रथम इसका उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। किस में हुआ है? याद रखिएगा, सबसे पहले ऋग्वेद में चर्चा है। और गोत्र का मतलब होता था वह स्थान जहां पर गौवंश रखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे चल के ये जो है वो गोत्र व्यवस्था में या गोत्र प्रथा में बदल गया। और गोत्र प्रथा का मीनिंग है वह मूल पुरुष जिससे आपके वंश की उत्पत्ति हुई है, उसी को कहा जाता है गोत्र। शादियों में गोत्र मिलाए जाते हैं। इसका मतलब होता था वह स्थान जो ऋग्वेद में था, वह स्थान जहां गौवंश को बांधा जाता है, गौवंश को रखा जाता है, गौवंश रखा जाता है या बांधा जाता है। उत्तर वैदिक काल में क्या बन गया? ये गोत्र प्रथा मिल गया। और इसकी जो गोत्र प्रथा का प्रचलन होता है उत्तर वैदिक काल में। तो 2 प्रश्न हैं, ऋग्वैदिक काल में गोत्र प्रथा थी? नहीं, गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, जो उत्तर वैदिक काल की एक विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, आरण्यक ग्रंथ किससे संबंधित हैं? फॉरेस्ट लाइफ एंड सॉरी, वनवासी जीवन एवं ध्यान, युद्ध नीति, नगर प्रशासन, व्यापार। ये सरल क्वेश्चन है। वन में
क्योंकि अरण्य का एक अर्थ वन होता है, अरण्य का एक अर्थ क्या होता है, वन होता है। तो वन में जिन ग्रंथों का चिंतन मनन किया गया वो आरण्यक कहलाए। क्या कहलाए? आरण्यक कहलाए। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः किससे संबंधित है? तो देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ का जो बेसिकली ब्राह्मण ग्रंथ में जो किया गया है, याद रखिएगा, वो यज्ञों की व्याख्या की गई, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस। तो यज्ञों की व्याख्या की गई। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको फंसा सकता है। दर्शन का संबंध उपनिषद से है, याद रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में विदत क्या था? विदत, वॉट वॉज विदत इन द वैदिक पीरियड? कर प्रणाली, एक प्रकार की सभा, युद्ध, हथियार। तो ये सरल है, हम सब जानते हैं कि वैदिक काल में सभा, समिति, विदत और गण जैसे संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। उसमें विदत एक इंपॉर्टेंट संस्था थी। विदत का उल्लेख ऋग्वेद में, याद रखिएगा, 122 बार हुआ है, जिससे इसका महत्व पता चलता है। 122 बार उल्लेख है। साथ साथ याद रखिएगा, ऋग्वेद से ही पता चलता है यह आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। तो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था जो थी वो विदत थी, जो उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो जाती है। तो विशेषकर विदत का जो महत्व है वो ऋग्वैदिक काल में ही था। उत्तर वैदिक काल में विदत नामक संस्था क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद में अग्नि का महत्व किस कारण था? तो ऋग्वेद में अग्नि का महत्व किस कारण था, या अग्नि को किस तरह का देवता माना गया है, आपको बताना है। जल्दी बताइए। तो इसका जो सही आंसर है साथियों, हम सब जानते हैं, ऋग्वेद को याद रखिएगा यज्ञ का देवता और मानव सेतु, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि मनुष्य और देवता के बीच में कड़ी। जैसे कि अगर हमें किसी देवता को प्रसन्न करना है तो हमें अग्निदेव के माध्यम से उनको प्रसन्न करना पड़ेगा। इसीलिए देवता और मनुष्य के बीच में मीडिएटर होने का काम करते थे। हम सब जानते हैं कि मंत्र उच्चारण, जब हम यज्ञ में हवन देते हैं तो अग्निदेव के माध्यम से ही भोजन देते हैं। अग्निदेव को हम आहुति देते हैं। ओम ब्रह्म देवताय स्वाहा, ओम विष्णु देवताय स्वाहा। ये जो हम, एक और इंटरेस्टिंग बात आपको पता होगी कि अग्निदेव को भी हम प्रसन्न करने के लिए स्वाहा बोलते हैं, क्योंकि अग्निदेव की वाइफ का नाम स्वाहा है। इसीलिए हम अग्निदेव को नहीं बोलते हैं अग्निदेवाय, जबकि हम बोलते हैं स्वाहा, जिससे अग्निदेव प्रश्न हो, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम है। तो मनुष्य और देवता के बीच मीडिएटर माना जाता है। अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त किससे संबंधित है? पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त इज एसोसिएटेड विद, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था पुरुष सूक्त के बारे में। पुरुष सूक्त याद रखिएगा, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है? याद रखिएगा ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में 10वां मंडल है, और 10वें मंडल में बताया था वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति। 10वें मंडल में एक सूक्त है जिसको बोलते हैं पुरुष सूक्त, और पुरुष सूक्त में कहा गया एक परम पुरुष था जिसके शरीर के 4 अंगों से 4 वर्ण निकले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में समाज की मूल इकाई क्या थी? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। सब तरह के प्रश्न दिए एक एक दो दो, जिससे कि आप सबको कवर कर सके। ऋग्वैदिक काल में हो या उत्तर वैदिक काल में हो, समाज की जो मूल इकाई है वो सेम रहेगी, और उसका नाम रहेगा कुल, परिवार। हम सबको पता है राजनीतिक इकाई ऐसे थी कुल, कुल से मिलकर बनता था ग्राम, ग्राम से मिलकर बनता था विश्व, और विश्व से मिलकर बनता था जन। यानी ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई थी जन, सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई है, सबसे बड़ी इकाई थी जन, ठीक है। और सबसे छोटी इकाई थी कुल, सबसे छोटी इकाई। तो सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कुल। इसका जो मुखिया होता था या जो हेड होता था उसे कुलप कहते थे। कुलप, कुलप मतलब घर का मुखिया। ग्राम का क्या कहते हैं? ग्रामणी। विश्व का जो होता है विश्वपति, विश्वपति एक तरीके से तहसीलदार हो गया। और जन का बोलते थे जनस्य गोप, यानी राजा को कहते थे जनस्य गोप, ठीक है, याद रखिएगा। जनस्य गोप, गोपा या भूपति, विषामपति, ऐसे नाम मिलते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उत्तर वैदिक काल में जन के अलावा यहाँ पर राष्ट्र शब्द का उल्लेख भी मिलता है, या जनपद शब्द का उल्लेख भी मिलता है। तो
तो जनपद और राष्ट्र शब्द हमें उत्तर वैदिक काल में मिलते हैं बड़ी प्रशासनिक इकाई के तौर पर, जबकि सबसे छोटी इकाई होती है कुल ही रहेगी। तो इस प्रश्न का आंसर कुल ही है। ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई जन थी, उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र या जनपद जैसे शब्द थे। फेमस 10 राग युद्ध, तो 10 राग युद्ध का उल्लेख किस वेद में है आपको बताना है। आइए इसको भी देख लीजिए, 10 राग युद्ध का उल्लेख किस वेद में है। तो इस प्रश्न का आंसर बहुत सरल है, आप सब लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। ये है ऋग्वेद, और ऋग्वेद का भी है 7वां मंडल, और इस 7वें मंडल को लिखा है महर्षि वशिष्ठ ने। और महर्षि वशिष्ठ जो है उन्होंने बताया है कि ये 10 राग युद्ध जो हुआ था इसके जो विजेता शासक हैं, ये जो विजेता है जिन्होंने 10 राजाओं को हराया, उनका नाम था क्या, सुदास। सुदास कौन थे, जो कि भरत कबीले, भरत जन कह लो, या त्रित्सु वंश पूछा जाता है कई बार, ये वंश भी इंपॉर्टेंट, त्रित्सु वंश के राजा थे। इन्होंने अपने विरोधी 10 राजाओं को हराया था, जिसमें 5 आर्य और 5 अनार्य थे। 10 राजाओं को हराया था, याद रखिएगा। इसी युद्ध को इतिहास में 10 राग युद्ध कहा गया है। युद्ध लड़ा गया था, याद रखिएगा, परशुनी नदी के तट पर। परशुनी जिसे हम रावी नदी के नाम से जानते हैं, तो परशुनी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध के 2 कारण थे। पहला वाला कारण था कि जो सुदास थे, जो राजा थे सुदास, उन्होंने अपने पुरोहित के पद से विश्वामित्र ऋषि को हटा दिया था, जिससे विश्वामित्र ऋषि नाराज हो गए और सुदास के विरोधी 5 आर्य और 5 अनार्य राजाओं को इकट्ठा करके लेकर आए और उन्होंने जो है सुदास पर हमला किया, लेकिन सुदास ने इन 10 राजाओं को हरा दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो त्रित्सु वंश इंपॉर्टेंट। आई होप साथियों ये जो कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए, ये आपकी तैयारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होंगे। डेली आपको एक वीडियो के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, और अभी हमारे पास समय है 26 अप्रैल तक, आप ऑलमोस्ट पूरा जो हिस्ट्री का एक अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच, जय हिंद।